हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम लोग जो मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने की प्रक्रिया अब तक सीखे हैं, चाहे वो किसी भी विधि से हो, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहते हैं कि जो एडजॉइंट निकाल करके इन्वर्स निकालने की विधि वो हमारे लिए अधिक सुगम है, इसलिए हम लोग उसी विधि का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और चर्चा भी उसी विधि का कर रहे हैं। तो उस विधि के द्वारा जो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्टिबल हो, तो इसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल करके क्या हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण का जो युग्म हो या फिर तीन रैखिक समीकरण युग्म हो, तो उसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो उसका सॉल्यूशन करना है। वह सिंपली मेथड आपके पास हैं बहुत से, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा उसके माध्यम से इन्वर्स निकाल करके फिर हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। यानी सारणिकों का और अवयवों का हमारे लिए उपयोग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखिए इस अनुच्छेद में हम दो या तीन अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण निकाय के हल और रैखिक समीकरणों के निकाय की संगतता की जांच में सारणिकों और अवयवों के गुणन अनुप्रयोगों का वर्णन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, दो अज्ञात राशियां होंगी या तीन अज्ञात राशियां होंगी। मेनली आपके सिलेबस में दो ही हैं, दो और या फिर तीन सिलेबस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इन पर इनसे जो रैखिक समीकरण निकाय बनेगा उसको हल भी करेंगे, और यदि केवल उसका हमें ये निकालना हो कि वो संगत है अथवा असंगत है, तो देखिए इसके बारे में भी हम वहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि संगत निकाय क्या है, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हलों का अस्तित्व हो, अर्थात एक हल हो या फिर एक से अधिक हल हों, यानी अनंत हल हों, एक हल होगा या अनंत हल होंगे, तो उसका इस कंडीशन में उस निकाय को संगत निकाय कहा जाएगा, यानी कंसिस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। और दूसरी कंडीशन जो ये है असंगत निकाय की, तो निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके किसी भी हल का अस्तित्व नहीं होता, यानी कोई हल नहीं होने की कंडीशन में असंगत कहते हैं। एक या एक से अधिक अर्थात अनंत हल होने की कंडीशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि अद्वितीय हल हो, तो उस कंडीशन में हम लोग निकाय को क्या कहते हैं, संगत निकाय कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंतर्गत प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ कि इस अध्याय में हम अद्वितीय हल के समीकरण निकाय तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में आपके सिलेबस में नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड में पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में न जा करके सीधे सीधे उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपको सीखनी है और जिससे आप सीख करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे क्या करना है इसके बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि आइए हम रैखिक समीकरणों के निकाय को अवयव समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं और अवयव के व्युत्क्रम का प्रयोग करके उसे हल भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर जो आपके सामने क्रिया विधि बताई गई है वो तीन अज्ञात राशियां होने पर तीन समीकरण होते हैं। देखिए जितनी अज्ञात राशियां उतने ही रैखिक समीकरण हमें ज्ञात होंगे। अगर तीन अज्ञात राशियां हैं तो तीन रैखिक समीकरण, अगर दो अज्ञात राशियां हैं तो दो रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर तीन अज्ञात राशियां हैं एक्स वाई एंड जेड और तीन ही समीकरण है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इनका स्टैंडर्ड रूप क्या होंगे, देखिए जो स्टैंडर्ड रूप है वो आपका हो जाएगा तीन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और दूसरा हो जाएगा इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड तीसरा हो जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है,
इस तरीके से ये 3 रैखिक समीकरण हमारे पास दिए होंगे, तो कैसे क्या क्या करना यहाँ पर केवल क्रियाविधि समझाई जा रही है। बाकी आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया जाएगा तो वहाँ पर और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए करना क्या होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड के गुणांक हैं, एक्स वाई और जेड के गुणांक हैं। यहाँ a1 a2 a3, तो यहाँ लिख सकते हैं a1 a2 a3, b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, c1 c2 c3। यानी इनके गुणांकों से हमने एक आव्यूह बनाया a, एक गुणांकों से क्या बना दिया, एक आव्यूह बना दिया a, जिसमें अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो x गुणांक आ रहे हैं, फिर y गुणांक आ रहे हैं और फिर यहाँ पर z के गुणांक आ रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा आव्यूह बनाया गया x, कैपिटल X जिसको कहा जा रहा है, जिसके एलिमेंट्स अगर हम रो वाइज बात करें तो x y एंड z। ठीक है, फर्स्ट रो में x है, सेकंड रो में y है, थर्ड रो में z है, कॉलम तो केवल एक ही है। और एक ऐसा ही आव्यूह और भी बनाया गया जिसमें एक ही कॉलम है और 3 रो हैं, वो d1 d2 और d3, ये d1 d2 d3 यहाँ पर हैं, वो आ गए। ठीक है, तो अब इस तरीके से a भी आ गया, कैपिटल A, कैपिटल X एंड कैपिटल B, ये 3 हमारे पास आव्यूह आ गए हैं। ठीक है, तब समीकरण निकाय। अब ये देखिए यहाँ से इससे ये कैसे प्राप्त होगा, इससे ये कैसे मिलेगा, इससे मिलता है ax इक्वल टू बी के द्वारा, ax इक्वल टू बी के द्वारा हम ये समीकरण निकाय ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए एक तो ये था आपके पास, ये x आ गया इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, आगे कैसे हल करना, देखिए अब यहाँ देखिए 3 स्थितियाँ हैं। ठीक है, ये देखिए देख सकते हैं कि ये a है, अगर ये a है तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई a जो है तो क्या a का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं ज्ञात किया जा सकता, अर्थात मैट्रिक्स a इन्वर्टिबल है कि नहीं इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल अर्थात जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं। ठीक है, तो उस आधार पर इसके बारे में आगे चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, स्थिति है, वो ये आ रही है, यदि a जो है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तथा तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो जाएगा, निश्चित बात है। अतः ax इक्वल टू बी से हम क्या पाते हैं, अब अगर इसके इन्वर्स का अस्तित्व हो जाएगा तो फिर हमें कैसे मिलेगा, तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यहाँ से जैसे देख सकते हैं ax इक्वल टू बी था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या किया, हमने a इन्वर्स से पूर्व गुणन किया है। देखिए पूर्व गुणन या उत्तर गुणन या पश्चिम गुणन जिसको कहते हैं, ये आपको लिखना अनिवार्य हो जाता है। जब भी आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन या किस प्रकार का प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी प्री प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या पोस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात बताना आवश्यक है, क्योंकि आव्यूह के गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ax इक्वल टू बी में a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, तो a इन्वर्स इंटू ax इक्वल टू a इन्वर्स b आ जाएगा। अब साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर क्रम से दिया गया जैसे a b c, पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें फिर a का करें, या फिर पहले इन a b का कर दें बाद में c के करें, तो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए ax का करने के स्थान पर अगर हम a इन्वर्स और a का कर दें बाद में x कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप जानते हैं कि a इन्वर्स और a का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। ये इन्वर्स की परिभाषा है। ठीक है, आपको मैट्रिक्स चैप्टर में बताई जा चुकी है। ठीक है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्सम का आव्यूह है, तो आई एक्स इक्वल टू a इन्वर्स b। और आपको ये भी मालूम है कि a i हो चाहे वो i a हो, कितना आता है, a ही आता है, इसलिए आई एक्स बराबर क्या आएगा, सीधे सीधे x आ जाएगा। तो x इक्वल टू a इन्वर्स b, यानी कहने का मतलब यह है कि हमें जो फाइंड करना हुआ है उसमें ये है x y z, जो कैपिटल X है वो उसके एलिमेंट क्या क्या है, x y z ही तो है। यानी कुल मिला करके अगर हम डायरेक्टली कहें तो x y z को ही तो हमें फाइंड करना है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड हो जाएगी, अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए, यानी x इक्वल टू a इन्वर्स b आ जाए। अब a इन्वर्स b आ जाएगा, a इन्वर्स हमें ज्ञात करना होगा, a इन्वर्स हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि पीछे मेथड बताए जा चुके हैं उसमें से किसी से भी, लेकिन यहाँ पर एडजॉइंट a निकाल करके हम लोग निकालेंगे a इन्वर्स, और a इन्वर्स निकालने के पश्चात उसका b में गुणा कर देंगे, तो सीधे सीधे दो आव्यूहों की तुलना हो जाएगी, स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई, यह आव्यूह समीकरण द्वारा
समीकरण दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल को प्रदान करता है, क्योंकि एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अब यहाँ से हम ये बात क्यों कह देते हैं कि नहीं अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब इनवर्स ही अद्वितीय होगा तो फिर जाहिर सी बात है ए इनवर्स जब अद्वितीय है तो ए इनवर्स इंटू बी भी आपका क्या होगा, अद्वितीय ही होगा। ठीक है, तो समीकरण के निकाय के हल करने की विधि आव्यूह विधि कहलाती है। इसी विधि को हम लोग आव्यूह विधि का कहा जाता है। क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा, लिखा रहेगा आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों निकाय को हल कीजिए, या फिर ये दिया रहेगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से ये जांच कीजिए कि ये निकाय संगत है, असंगत है, कोई हल है या कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्थित सेकंड क्या बताती है। अभी तक हमने देखा कि ए क्या था, व्युत्क्रमणीय अव्यूह था। अब अगर ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह था तब तो ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व हो गया, ए इनवर्स आ गया तो हमने इस प्रकार से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ए जो है अव्युत्क्रमणीय अव्यूह हो जाए, इन्वर्टिबल ना हो, तो फिर ए इनवर्स तो आएगा नहीं, और ए इनवर्स नहीं आएगा तब फिर क्या होगा। ठीक है, तो उसी बारे में यहाँ पर आपको आगे बताया जा रहा है कि यदि ए जो है एक व्युत्क्रमणीय अव्यूह है तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है, आपको पता है। इस स्थिति में हम एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। लेकिन अभी जांच करना, देखिए जब अव्युत्क्रमणीय अव्यूह है तब वहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, कोई हल नहीं मिलेगा या तो फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल मिलेंगे हमें। ठीक है, तो कौन सी स्थिति है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि एडजॉइंट ए तो हम निकाल ही सकते हैं, और एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कब, जब हमें पता चल जाएगा कि जो अव्यूह ए है वो अव्युत्क्रमणीय है, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी इस प्रकार से ये फाइंड कर लेंगे, और ये फाइंड करके देखेंगे कि ये जो आया है ये क्या है, किस प्रकार का अव्यूह है, यानी कि क्या ये शून्य अव्यूह है या शून्यतर अव्यूह है। ठीक है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, शून्य अव्यूह मतलब जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो, शून्यतर अव्यूह मतलब कम से कम एक अवयव शून्य ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि यदि एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू ओ, ये देखिए 0 नहीं लिखा हुआ, ओ है, ओ शून्य अव्यूह को निरूपित करता है। मतलब अगर ये शून्य अव्यूह के बराबर नहीं आता है, ठीक है, अर्थात कम से कम एक अवयव जो है वो अशून्य होता है, तब कोई हल नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, और रैखिक समीकरण निकाय क्या कहलाता है, असंगत कहलाती है। ऐसी कंडीशन में असंगत यानी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे। ठीक, अब सेकंड पोजीशन क्या है कि हो सकता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू ओ के बराबर आ जाए, अर्थात शून्य अव्यूह आ जाए, अर्थात प्रत्येक शून्य आ जाए। तब क्या होगा, तब निकाय संगत या असंगत होगी। देखिए तब निकाय क्या होगी, संगत होगी या असंगत होगी, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या फिर कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा कि मतलब कब हम संगत कहेंगे और कब असंगत कहेंगे। खैर आपके सिलेबस में इन चीज़ों की चर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम अपने अध्ययन को केवल इस स्थिति तक जानने में ही सीमित रखेंगे कि आपका कोई हल प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता। ठीक है, या अनंत हल है, अद्वितीय हल है, इन चीज़ों को। और क्वेश्चन जो हैं आपके वो इसी बेस पर आते हैं कि अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल है तो आप उसको एक्स वाई जेड जो भी हैं उनके वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से हमारे पास 3 रैखिक समीकरण दिए होंगे, और इसको हम ए एक्स के इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, पीछे बताया जा चुका है। ए एक्स बराबर बी का अद्वितीय हल होने पर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाता है, जहाँ पर डिटरमिनेंट ए आपका 0 नहीं होगा, तभी हम अद्वितीय हल की बात करेंगे।
समीकरणों का एक निकाय संगत या असंगत होता है यदि इसके हल का अस्तित्व है अथवा नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, संगत कहलाएगा अगर हल का अस्तित्व है, यानी एक हल है या अपरिमित रूप से अनंत हल है तो संगत कहलाएगा, और अगर कोई हल नहीं है तो असंगत कहलाएगा। ठीक है, आव्यूह समीकरण Ax = b, इसको आव्यूह समीकरण कहा जाता है। में एक वर्ग आव्यूह A के लिए यदि डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, अद्वितीय हल का अस्तित्व होगा। डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 एंड एडजॉइंट A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य आव्यूह नहीं है, तो हल का कोई अस्तित्व नहीं हो जाए, श्योर हो जाता है। और यदि आपका डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 है और एडजॉइंट A इंटू बी आपका O के बराबर आ जाता है, अर्थात शून्य आव्यूह आ जाता है, तो निकाय का संगत या असंगत हल। ठीक है, एक बात यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहते हैं, देखिए ये जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट है, ये बात इस 3 समीकरणों को ध्यान में रख के कही गई है। ठीक है, ये जब 3 रैखिक समीकरण दिए होंगे तब हमारे पास ये बात कही जाएगी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 के बराबर है और एडजॉइंट A इंटू बी 0 के बराबर है, तब भी हम अभी श्योर नहीं हो पाएंगे कि अभी निकाय संगत है या असंगत है। खैर, इसको श्योर करने की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो डिस्कस नहीं की जाने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण हो, यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण हो, अर्थात 2 अज्ञात राशियाँ हों, तो फिर अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर हम सीधे सीधे ये कह देंगे निकाय संगत है, अर्थात अनंत है। ठीक है, और 2 रैखिक समीकरण का मतलब ये हो जाएगा, देखिए जैसे a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका a के एलिमेंट हो जाएंगे a1 a2 b1 b2, xy आ जाएगा कैपिटल X में, और b में आ जाएगा c1 एंड c2। सेम जो प्रक्रिया अभी 3 के लिए बताई गई वही प्रक्रिया 2 के लिए भी रहेगी, बस अंतर केवल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को थोड़ा सा एक बार एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम कैपिटल A, कैपिटल X एंड कैपिटल B बनाएंगे। तो देखिए जैसे कि हमारे पास 3 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, x + y + z = 6 है, 2y + 5z = -4 है, और 2x + 5y - z = 27 है। ठीक है, अब आप सेकंड वाले में देख सकते हैं यहाँ तो x ही नहीं, तो x नहीं होने का मतलब क्या है कि x के गुणांक 0 है। तो इसको वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम समझेंगे। देखिए थोड़ा सा दूर दूर करके x y z इस प्रकार से लिख देंगे, अब बराबर के उस पार जो भी चीज़ें हैं कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देंगे। अब यहाँ जैसे y के नीचे y के गुणांक y के पद लिखे जाएंगे, z के नीचे z के पद लिखे जाएंगे, और इसके नीचे x के पद लिखे जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसमें x का कोई पद नहीं है तो वहाँ पर 0x आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0x आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर x के गुणांकों की बात करें तो 1 0 2 1 0 2, यहाँ पर y गुणांकों की बात की जाए 1 2 5 1 2 5 1 5 -1 1 5 -1, इधर की बात करें तो 6 -4 एंड 27। ठीक है, अब अगर हम इधर वाले को चूँकि जानते हैं हमें क्या बनाना है कैपिटल A, तो ये क्या बन गया? देखिए कैपिटल A बन जाता है। देखिए 1 0 2 1 2 5 1 5 -1। ठीक है, ये A, और ये आपका B बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर आ जाता है AX = B रूप में। ठीक, अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी सोचना हो सकता है कि आखिरकार इसको ऐसा क्यों लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उनके लिए जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों का क्या कर दें? गुणा कर दें, चूँकि इन दोनों गुणा हो सकता है। देख सकते हैं चूँकि ये क्या है 3/3 है और ये क्या है 3/1 है, तो ये गुणा हो सकता है कि नहीं? चूँकि इसमें इस वाले आव्यूह में यानी A में जो स्तंभों की संख्या 3 है और जो दूसरा x है इसमें जो पंक्तियों की संख्या 3 अर्थात बराबर हैं, तो अर्थात गुणा तो हो सकता है। गुणा हो जाएगा तो गुणनफल के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगी? तो 3/1 हो जाएगी। 3 यहाँ से और 1 यहाँ से। ठीक है, और 3/1 का मतलब ही क्या हुआ कि इधर देख सकते हैं इधर एक आव्यूह ये चीज़ें आ जाएंगी, इधर आपका भी आ जाएगा, अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अगर हम 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से XYZ के साथ में करें, आप आव्यूह के गुणन में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर गुणा की बात नहीं की जा रही है। फिर 0 2 एंड 5
एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2y + 5z आ जाएगा। 2 5 -1 की बात करें तो फिर 2x + 5y - z आ जाएगा। तो अर्थात ये जो लिखना है इस तरीके से अगर हम चाहें तो ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्राप्त नहीं करना, सीधे तौर पे आपको a निकाल लेना है, x निकाल लेना है और b बता देना है, और इस रूप में आपको उनको ax = b के रूप में लिख देना है, और फिर हम अपना प्रक्रिया करके a इनवर्स ज्ञात करने की जो भी प्रक्रिया है वो करेंगे। ठीक, अब आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ कोशिश करें समझने के लिए। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। लिखा हुआ 2x + 5 = 1 एंड 3x + 2y = 7। यहाँ पर कितने समीकरण, दो समीकरण है, दो अज्ञात राशियाँ कितनी, दो हैं, x एंड y। तो दो अज्ञात राशियाँ, दो समीकरण, तीन अज्ञात राशियाँ, तीन समीकरण। ठीक, हम लिखेंगे समीकरण निकाय x = b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a क्या बनेगा, x y के गुणांकों से। देखिए 2 3 2 3 5 2 5 2, फिर एक्स वाई बन गया कैपिटल एक्स में, और 1 7 जो है कांस्टेंट टर्म जो थे RHS में वो आ गए यहाँ पर b के रूप में। अब देखिए करना क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से जब लिखने के पश्चात हमें ये जानना आवश्यक है कि a कैसा आव्यूह है, अर्थात व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो उसके जानने के लिए आपको पीछे जैसे डिफिनीशन में बताया जा चुका है व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, तो उस पर आपको बताया गया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी किस तरीके से 2 5 3 2। ठीक है, आप जानते हैं इसका गुणा कर देंगे हम लोग, तो 2 ना 4 आ जाता है, 5 3 15 हो जाता है, 4 - 15 अर्थात -11 आ जाता है। ठीक है, तो -11 आ गया, जो कि 0 के बराबर तो आया नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि एक ऐसा आव्यूह है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अर्थात a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि रैखिक समीकरण निकाय का क्या है, अद्वितीय हल है, यानी संगत हल है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण निकाय क्या है, संगत, और हल कैसा है, अद्वितीय है। अब यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में आपको ये नहीं बताया गया है कि a इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ये निकालने की प्रक्रिया आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, यानी एडजॉइंट a कैसे निकालना है, a इनवर्स कैसे निकालना है, वो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ों की बात नहीं की जा रही, सीधे सीधे आपके सामने a इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, a इनवर्स में आपका आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के हम यहाँ एक बार चर्चा और कर देते हैं, अवश्य कर देते हैं। a इनवर्स = होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा यहाँ पर a इनवर्स निकाल लिया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि a इनवर्स अगर ज्ञात हो जाता है तो ax = b को हम क्या लिख सकते हैं, x = a इनवर्स b। देखिए वहाँ पर जैसे भी पूर्व में बताया गया, डिस्कस किया गया a इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो सब चीज़ें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x = a इनवर्स b। ये a इनवर्स हो गया और ये b था हमारे पास, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और देखिए अगर ये कांस्टेंट टर्म से आपको परेशानी हो रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जैसे कि आपको यहाँ की करके दिखाया भी गया है कि -1/11 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर बाहर लिखा हुआ था। इन दोनों का ही हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है आप जानते हैं, आप व्यू के गुणन में आपको बताया जा चुका है। तो -33 यहाँ 11, फिर -1/11 का आप व्यू के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी आव्यूह में किसी कांस्टेंट टर्म से गुणा कर देते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में होगा, प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। ठीक है, तो जब -33 में होगा आपका तो 3 आ जाएगा, और जब 11 में होगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, -1। तुलना कर देंगे तो 7y की वैल्यूज आ जाएंगे। अब हो सकता है आप कहें कि बताइए इस समीकरण निकाय का तो हम ऐसे ही हल कर देते, या 1 मिनट भी नहीं लगता, तो इसमें इतना समय लगता है, तो फिर क्या इस के उपयोग करने की ज़रूरत है। देखिए इस विधि के उपयोग करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन में जब दिया जाता है तो उसमें इसका स्पेसिफिक नेम दिया जाता है कि आप आव्यूह विधि से दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आवश्यकता है। हालांकि आप कर सकते हैं, अन्य विधियाँ हैं, बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वहाँ विधि का नाम अवश्य दिया जाएगा, तो आपको उसी विधि से करना होगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमने और डिस्कस किया है जो कि 3 समीकरणों पर डिपेंड है, यानी कि
तीन समीकरण है, रैखिक समीकरण है और तीन अज्ञात राशियां हैं एक्स वाई जेड। तो पहला हो गया देखिए 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। दूसरा हो जाता है आपका 2x प्लस वाई माइनस 5z, सॉरी 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन हो जाता है आपका 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब हम इसको ax प्लस b के रूप में लिखेंगे। a आप जानते हैं फर्स्ट कॉलम में x गुणांक 3 2 4, सेकंड कॉलम में y गुणांक यानी कि -2 1 और -3। ठीक है, और फिर थर्ड कॉलम में z के गुणांक यानी कि 3 -1 एंड 2। ठीक है, और ये कैपिटल X हो गया। b में आपको जानते हैं ये RHS वाले कांस्टेंट टर्म आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा फिर से वही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या ये आव्यूह a जो है वो व्युत्क्रमणीय है अथवा नहीं है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसको ज्ञात या नहीं है तो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके डिसाइड करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया जाता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आप बहुत तरीके हैं आपके पास प्रसार करने के, किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ फाइंड करके दिखाया गया है। तो माइनस का 17 आ रहा और जो कि 0 के बराबर तो है नहीं, तो फिर क्या हुआ आता है ए क्या है व्युत्क्रमणीय है और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। फिर अब क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप जानते हैं प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना पड़ता है, जैसे कि यहाँ A11 A21 A31 ये सभी निकाल करके आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया, इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले सहखंड निकालने हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ए इनवर्स हमारे पास आ गया। और जब ए इनवर्स आ गया तो एक्स इक्वल टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स और b का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे किया जा रहा है, और इससे आपका जो x की वैल्यू 1 आ जाती है, y की वैल्यू 2 आ जाती है और z की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो भी चीज़ें यहाँ आपको बताई गई जैसे हैं उन चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझिए, बुक से रीड करिए, बुक एग्जाम्पल्स लगाइए और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्रश्न पत्र में ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है और मोस्टली का चांसेस होते हैं कि ये लॉन्ग में बने। ठीक है, तो इसलिए इसकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।